पेज पे स्वागत है। तो यहाँ हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। पाषाण काल यहाँ से शुरू कर रहे हैं और घटना चक्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा कर के देख सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट है, मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेज लगातार चल रही हैं, जियोग्राफिक क्लासेज चल रही हैं, आपका एपीएस के लिए शॉर्ट हैंड की क्लासेज चल रही, मानव प्रणाली से उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेस्ट सीरीज हिंदी की चल रही आरओ के लिए। तो सारी चीज़ें लगातार चल रही, जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरा सब एकदम बढ़िया से बनाया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री को एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करवा देंगे, घटना चक्र पूरा। ठीक, पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए पाषाण काल की बात करेंगे। अब देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जो भी आपका काल होता है जहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं है तो वहाँ पर वो होता है प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, मतलब लिपियाँ मिली हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। अपठ्य हैं, दुर्बोध होने के कारण कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है। भाई जो चीज़ मिली है उसे आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन जब से लिखित विवरण मिलते हैं और उसे पढ़ा भी गया है तो उसी को कहते हैं ऐतिहासिक काल। सिंपल सी भाषा में अब बात आप समझ सकते हैं। ये घटना चक्र में क्या होगा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस चलेंगी उसमें थ्योरी के साथ साथ एनिमेशन इमेज का भी प्रयोग किया जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा फास्ट वे से कराई जाएगी, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं जितना मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है सेक्शन, हर सेक्शन इम्पोर्टेंट आपके लिए। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री बहुत डिटेल के साथ कराई जा रही क्लासेज, 6 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं, जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मिडिवल वाली कंप्लीट है। तो चलिए फिलहाल और समझ गए ऐतिहासिक काल क्या होता है। जहाँ लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, उसे पढ़ा भी जा चुका है, उसे ऐतिहासिक कहते हैं। जहाँ लिखित साक्ष्य मिले हैं, पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। और जहाँ लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं तो वहाँ पर प्रागैतिहासिक है। बस इतनी सी बात है। प्राग इतिहास के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आती है। ठीक, जो आपकी प्रागैतिहासिक काल है उसमें पाषाण कालीन सभ्यता आती है और आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आती है। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। जब 6ठी शताब्दी स्टार्ट होती है तो जो है आपका ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है। कहने का मतलब इनका ये है कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाण कालीन सभ्यता जो भी पत्थरों से आदमी, जब अपना जो है आदिमानव टाइप के लोग थे तो पत्थरों से शिकार करते थे, पत्थरों से अपना काम करते थे, तो वो पाषाण कालीन सभ्यता है। जब कोई भी मतलब कृषि वगैरह नहीं जानता था पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ पशुओं को मारना, उसको खाना, उबालना, मतलब आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आग का आविष्कार होता है नवपाषाण काल में, तो बात भी करेंगे। तो फिलहाल समझिए बात को कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाण कालीन सभ्यता और आद्य इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता आती है आद्य ऐतिहासिक में। जबकि 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में आद्य ऐतिहासिक काल का समापन होता है, काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ होता है। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। कौन कौन से चरण हैं? देखिए, पाषाण काल को भी 3 कालों में बांटा गया है। समझिए बात को, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब यही सारी बात होगी, टेंशन मत लीजिए आप लोग। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित कर दिया गया। मतलब पाषाण काल को पहले 3 कालों में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद में जो पूरा पाषाण काल है ना, ये वाला पहले वाला, इसको भी 3 कालों में विभाजित कर दिया गया है। कैसे? चलिए बात करते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल, मतलब जो पूरा पाषाण काल है तो उसका स्टार्टिंग पीरियड जो होगा वो पूर्व पूरा पाषाण काल रहेगा। इसमें क्रोड उपकरण जैसे हस्त कुठार, ठीक, आपका है खंडक है और विदारिण है, इनका प्रयोग, विदारिणी का प्रयोग होता है। मतलब हस्त कुठार जो आपका पत्थर का एक कुठार टाइप का होता है, उसका खंडक एवं विदारिणी, ये सब क्या है? ये सब मान के चलिए ये सब हथियार हैं पूर्व पाषाण के, क्रोड उपकरण जिसे कहते हैं। फिर मध्य पुरा पाषाण काल में फलक उपकरण, फलक, ये क्वेश्चन आता है कि फलक उपकरण का प्रयोग किस
पुरा पाषाण काल में किया गया है। तो इसे आपको याद रखना है, समझिए बात को। हस्त कुठार का प्रयोग किस जो है पुरा पाषाण काल में किया गया, तो पूर्व पुरा पाषाण काल में हस्त कुठार का और खंडक का और विदारणी का प्रयोग किया गया है। मध्य पुरा पाषाण काल में फलक उपकरण का और उच्च पुरा पाषाण काल में तक्षणी तथा खुरचनी उपकरण का प्रयोग किया गया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, रफ कॉपी ले लीजिए, लिखिए जो चीज़ें नहीं आती हैं, ये आपके आरओ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चापर चाबिंग पेबुल, ठीक समझिए बात को। यहाँ क्या कहा जा रहा है, सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान, जो पंजाब ये पाकिस्तान वाला, वहाँ की सोहन नदी घाटी है, वहाँ से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन भी आता है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए बस। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतिरमपक्कम से हैंडेक संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ठीक के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ठीक। तो ये भी पूछा जाता है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया है। तो पहला हैंडेक्स कहाँ से मिला है, पल्लवरम से, जो कि आपके मद्रास में है, और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसे प्राप्त किया। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए, ठीक। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया, ठीक। और पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थ निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक। पूर्व पुरा पाषाण काल की बात हो रही, तो बेलन के लोहंदा नाला से क्या मिली है, एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो कि कौशाम्बी संग्रहालय में समय है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण को फलक संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इसमें फलकों की अधिकता थी, इसी कारण से इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण जो है क्वार्टजाइट पत्थरों से किया जाता था। पुरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। जो पुरा पाषाण काल के मानव थे वो पूरी तरह से प्राकृतिक थे, मतलब उनका जो है कोई मैन मेड वाला सिस्टम नहीं था, वो पूरी तरीके से जंगल में रहते थे। कहने का मतलब ये है, वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे, शिकार करते थे, उनका भोजन था मांस, कंदमूल खाया करते थे। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण कच्चा मांस खा लेते थे, समझिए बात को, क्योंकि अग्नि के बारे में जानते नहीं थे कि यहाँ आग क्या होती है, जलाना कैसे, पकाना कैसे, खाना कैसे, तो कहते थे कच्चा मांस ही खा लो। तो कच्चा शिकार करते थे, मतलब शिकार किया बस कच्चा मांस खा लिया। तो कौन, पुरा पाषाण वाले। इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था, ना तो ये पशुपालन जानते थे ना कृषि का ज्ञान था। तो ये सारी चीज़ें आती हैं भैया, उसमें दे देंगे 4 ऑप्शन कि इसमें क्या सही क्या गलत, तो आप कैसे लगाएंगे, जब सही से पढ़ेंगे तभी तो लगा पाएंगे। तो समझिए बात को। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम, जो मध्य पाषाण काल की बात करें तो 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले। मतलब जो मध्य पाषाण काल की जानकारी है, मतलब कि जो मध्य पाषाण काल की जानकारी है वो आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र, आपका विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से शैल चित्र खोज निकाले, तब मध्य पाषाण काल के बारे में पता चलता है। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार थे। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया मानव के अस्थिपंजर जो है वो कब से मिलना चालू हुए हैं, तो मध्य पाषाण काल थे। तो इसीलिए तो डिटेल में पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन आंसर भी समझाया जाएंगे, इसे नहीं पढ़ाया जाएगा। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। कहाँ से, गुजरात की लंघनाज से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं,
उसके अतिरिक्त जो है पशुओं की हड्डियाँ भी मिली हैं। ठीक, गुजरात के लंगनाज से कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ये मध्य पाषाण काल का क्षेत्र बताया जा रहा है, समझी बात को। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कहाँ से? गुजरात के लंगनाज से। और मध्य पाषाण कालीन में महदहा एक क्षेत्र, महदहा जो कि इस समय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, कड़ा धाम जानते होंगे, प्रतापगढ़ राजा भैया का क्षेत्र है, तो वहीं से जो है महदहा है, वहाँ पर मध्य पाषाण कालीन से हड्डी और सींग प्राप्त हुए हैं। यहाँ लिखा नहीं तो टूट गया, तो हड्डी और सींग भी प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा है। झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। और डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सरायनहर एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने को उल्लेख, मतलब अलग अलग लेखक हैं। किसी ने भाई जो इनके ऊपर वाले लेखक इनका नाम क्या है आप समझिए बात। जी.आर. शर्मा ने कहा कि जो है महदहा से 3 क्षेत्र हैं, झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान, यहाँ से मिले हैं आपके जो है सींग निर्मित आभूषण और बड़े पैमाने में हड्डियाँ मिली हैं। लेकिन जो आपकी पुरातत्व विमर्श जय नारायण पांडे, उन्होंने कहा महदहा से मिले हैं, सरायनहर एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने को उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक, और इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान, युग्म समाधान समझते हैं, जो 41 मानव समाधान 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, उसमें 5 युग्म हैं, मतलब जोड़े में। ठीक, जो है पुरुष और स्त्री दोनों का जोड़े में जो है समाधान मिले हैं। और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सरायनहर से। ठीक, तो याद रखना भैया, ये जरूरी है, समझिए। सरायनहर राय से जो है 48 समाधान मिले, सबसे ज़्यादा यहीं से मिले। और ये सारी चीज़ें हो गई। सरायनहर राय से ऐसी समाधि मिली हैं जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें, समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। बिंद क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय संख्या से 1 से मध्य पाषाण कालीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए। बिंद से भी मतलब बिंद क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मतलब 17 मानव कंकाल प्राप्त है, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में और अधिकांश जो है छत बिछत अवस्था में। भैया इतनी पुरानी बात है तो कुछ तो छत बिछत हो ही जाएंगे। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मतलब होशंगाबाद मध्य प्रदेश में मिलते हैं तथा बागोर भिलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। समझी बात को। जो मध्य पाषाण काल के मानव थे वो क्या करते थे? शिकार भी करते थे, मछली पकड़ लेते थे, अपना लाल पीली हरी नीली मछलियाँ होती हैं जानते हैं, वही पकड़ते थे, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे और पेट भरते थे, बस। समझी बात को। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो क्वेश्चन आ जाए कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको जो है क्या लगा देना है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला भीमबेटका गुफा। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया है। ठीक, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र हैं उनको जो है विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ होता है। ठीक, खाद्यान्न मतलब गेहूँ, जौ, अनाज, इनका सबका उत्पादन जो होता है ना वो नवपाषाण काल में शुरू होता है और इसी काल में गेहूँ की कृषि प्रारंभ होती है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में जिले में लहुरादेव है। तो अगर बात करें कि नवीनतम अगर खोज हुई है, जो नई से नई खोज चला करती है ना, तो उसके आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर है
उसमें एक जिला है लहुरा देव, वहीं से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। इससे पहले मेहरगढ़ था जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। वहाँ पर 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले, लेकिन यहाँ पर अपने लहुरा देव में जो कि संत कबीर नगर यूपी में है, वहाँ से 9000 ईसा पूर्व से के मतलब चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये समझ सकते हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो कोल्डिहवा था। ठीक, पहले कोल्डिहवा था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी आपका लहुरा देव हो गया नवीनतम। तो इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी स्थित पर यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसिक साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है। ठीक, कोल्डिहवा से आपके समझी बात को, इलाहाबाद जिले में है। चीन के यांगची नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया जाता था। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में, जो मक्का का साक्ष्य मिला है वो मेक्सिको से मिला है। 6000 ईसा पूर्व जो मक्का उगाया जाता था। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरगम 5000 ईसा पूर्व अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया जाएगा। ठीक, समझी बात को। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष मिले हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आ जाए कि जो मानव कंकाल था उसके साथ कुत्ते का अवशेष कहाँ से मिला है, तो बस बुर्जहोम जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में वहीं मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य भी है। गर्त आवास समझते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर रहने के साक्ष्य जो मिले हैं वो जम्मू कश्मीर से मिले हैं। जाहिर सी बात है, ठंड वहाँ ज़्यादा होती है तो फिर ज़मीन के अंदर निवास करेंगे लोग। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुप्त कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। गुप्त कराल का अर्थ होता है कुलाल अथवा कुम्हार की गुहा। तो गुप्त कराल का भी जो साक्ष्य मिला है वो आपका कश्मीर से मिला है। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है और यहाँ से नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। ठीक, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो राख का टीला कहाँ से मिला नवपाषाण काल में? संगनकल्लू से मिला। संगनकल्लू कहाँ है? बेल्लारी जनपद में। बेल्लारी जनपद कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में। बस समझिए, संगनकल्लू से राख के टीले मिले नवपाषाणकालीन। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। जो मौसमी शिविर होते हैं वो जल गए तो उसके अवशेष हैं। ठीक, पशुपालक समुदाय के। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो आग का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में ही हुआ है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। धातुओं में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो तांबे का प्रयोग किया गया। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। किसे? आपके ताम्रपाषाणी संस्कृति को क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि जो है तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया। ताम्रपाषाण कालीन का अर्थ है कि पत्थर एवं तांबे का प्रयोग करना। पत्थर और तांबे का प्रयोग करके हथियार बनाते थे, उससे शिकार करते थे, तमाम चीज़ें जो करते थे, कृषि का भी काम किया जाता था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पीसीएस तक में आ जाता है। इसमें दे देते हैं कि ताम्रपाषाण युग की बस्तियां कौन कौन सी हैं। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत। बस आगे बढ़ते हैं, चलिए टेंशन मत लीजिए। आरो एरो आपको निकालना है, सिलेक्शन लेना है एक बढ़िया, मतलब समझिए बात को, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। ठीक, और भौकाल मचाइए अपने गांव शहर में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना,
गिलुंद ये पुरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास संस्कृति कहाँ है? राजस्थान में है। समझिए बात को, यही तो आप समझिए बात को कि जो राजस्थान है वहीं पर बनास संस्कृति है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवंती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद बालाथल उजियाना में घरों की चारदीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी मिले हैं। अहाड़ संस्कृति जो है 2100 से 1500 ईसा पूर्व की संस्कृति मानी जाती है। अन्य ताम्रपाष आड़ की संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रहती है। तो ये अहाड़ संस्कृति में क्या है कि यहाँ सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। जो भी मृदभांड आपके मिले हैं, मृदभांड मतलब जो कलाकारी चित्रकारी होती मिट्टियों के ऊपर, तो यहाँ पर सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है, जबकि ज़्यादातर लाल व काले लेप के मृदभांड मिले हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ एवं नौदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने किया। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? HD संकालिया ने किया है। और ये ताम्रपाषाण के पुरा स्थल है। यहाँ से मिट्टी, बाँस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहाँ इनाम गांव की बस्तियां हैं। और पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल की बात करें तो अहमदनगर जिले हैं, जोरवे, नेवासा, देमाबुद। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और देमाबाद। पुणे जिले में चंदौली है, सोनगांव, इनाम गांव और प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के। तो जोरवे संस्कृति कहाँ संबंधित है? पश्चिमी महाराष्ट्र। मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, ये भी बताया जा रहा है। ऐसे बनते हैं जोरवे संस्कृति कहाँ से संबंधित है? पश्चिमी महाराष्ट्र। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का देमाबाद जो है सबसे बड़ा स्थल है। तो जोरवे स्थलों में गोदावरी का जो देमाबाद है वो सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें 4000 लोग रह सकते हैं। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से ही संबंधित है। से पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। पटसन समझते हैं ना? पटसन से जो है एक तरह का क्या होता है, कपड़ा वगैरह सब बनता है ना। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। तो टोटीदार पात्र भी मिला है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति उसका नाम है जोरवे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता है ना, तो उसके साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, चंदौली, इनाम गांव। अभी पूछ ले इनाम गांव कहाँ संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित। चंदौली, देमाबाद ये सब, ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है महाराष्ट्र की। तो आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल जो कि आपका महाराष्ट्र में है, पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। ठीक, कच्ची मिट्टी के मकान भी मिले और गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं, एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर मिले हैं। ठीक, NCERT के अनुसार 100 से अधिक हैं, लेकिन 130 से अधिक घर मिले हैं और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिलते हैं। ठीक,
पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पांडुराजर ढिबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीह और नरहन। ठीक, तो ये हैं। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, जो टोटी वाला होता नहीं लोटा, उसका प्रयोग करते थे। गोड़ीदार तस्तरियाँ, गोड़ीदार कटोरी बनाते थे। इस तरह के ये प्रयोग करते थे महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो दक्षिण पूर्वी आपका राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है और पश्चिमी महाराष्ट्र में अन्यत्र रहने वाले जो ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे। हिरण का भी शिकार करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। भाई राजस्थान है तो राजस्थान से ऊँट के अवशेष मिलते हैं। और मुख्य अनाज इनका गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। गेहूं भी, चावल भी और बाजरे की खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे। जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे वो शिल्प कर्म जो होता है उसमें बहुत दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके व गुटकियाँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल के रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत, ठीक, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने बनाने की मिट्टी की मूर्ति जो मिली हैं। ठीक, जैसे टेराकोटा बर्तन, खिलौने की मिट्टी की मूर्ति जो होती है उसे टेराकोटा कहा जाते हैं। बनाने वाले कारीगर भी दिखे हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली, तो इनाम गांव में मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ सांड जो है धार्मिक पंथ का प्रतीक था। तो ये सारी चीज़ें, वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की जो है चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया था। कहाँ पे? पश्चिमी महाराष्ट्र में। जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी दक्षिण में आता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है जो मृतक होते हैं उन्हें उत्तर दक्षिण में लिटाया जाता था। लेकिन दक्षिण भारत में आपके तमिलनाडु ये सब बात करें ना, तो वहाँ पर पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान, एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, पूरी तरीके से शवाधान किया जाता था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। ठीक, मध्य प्रदेश का गुंगेरिया वहाँ से प्राप्त हुई। इसमें 424 तांबे के औजार तथा हथियार एवं 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी है, पिकलीहल है, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। समझिए बात को, चरवाहा संस्कृति उसका अधिक प्रमाण मिलता है दक्षिण भारत में। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया और वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको डिटेल में पढ़ाई गई और बढ़िया से आपने पढ़ा। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें आपको चीज़ें मज़ा आने वाला है, समझी बात को। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।